अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल। अजीत और उसकी बीवी कमला घर से बाहर रोते हुए निकलते हैं। उनका रोना सुनकर पड़ोसी उनके पास आकर रोने का कारण पूछते हैं। तब कमला कहती है, हाय रे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा सारा सोना और पैसे चोरी हो गए। अरे, तुम्हारे घर का दरवाजा बिना तोड़े, बिना घर फोड़े घर में चोरी कैसे हो सकती है? कुछ भी बक रही हो तुम। और चोर घर में घुस गए तो तुम्हें भनक नहीं लगी? तब क्यों नहीं चिल्लाई इस तरह से? मुझे तो तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, झूठी कही की। कमला और अजीत सबको घर में चोरी होने की बात बताते हैं, पर कोई भी उन पर विश्वास नहीं करते। दूसरे दिन अब उसी पड़ोसन के यहाँ भी चोरी होती है। तब कमला उसे कहती है, देखा, अब समझ आया तुम्हें? कल मुझे कैसे बोल रही थी मैं झूठ बोल रही थी। अब तुम्हें पता चला कैसे चोर आए और कैसे चोरी करके चले गए। हाँ रे, मुझे तो लगता है कि ये सब हमारे गांव के किसी आदमी का काम है जिसे सब कुछ पता है। कमला, तुम्हारे जैसे मैं भी बर्बाद हो गई रे। इस तरह उस गांव में अब चोरियों का सिलसिला बढ़ने लगता है। सरपंच गांव के लोगों की एक सभा बुलाते हैं। सरपंच कहते हैं, आज तक जो हमारे गांव में नहीं हुआ, आज वो भी हो रहा है। हमारे गांव के घरों में अनजान चोर चोरी करके भाग रहे हैं और हम उन्हें पकड़ भी नहीं सकते। मुझे तो इस गांव के आवारा लड़के सुंदर और रोहन पर शक है। तुम सबका क्या कहना है? हाँ सरपंच जी, वो दोनों ही चोर हो सकते हैं। वो दोनों कामकाज तो कुछ नहीं करते, बस दिन रात आवारा की तरह घूमते रहते हैं। सरपंच की बात पर सारे गांव वाले भी सहमत होते हैं। तभी वहाँ सुंदर और रोहन आते हैं। उन सब की बातें सुनकर सुंदर कहता है, अरे वाह वाह वाह, हम दोनों कोई काम नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम चोरियां करते फिरे। आप सबको क्या हम चोर दिखाई दे रहे हैं? और बिना सबूत के इस तरह हम सब पर ये आरोप भी नहीं लगा सकते। सुंदर और रोहन गांव वालों से इस बात पर झगड़ा करने लगते हैं। गांव वाले उन दोनों को मारने ही वाले थे कि तभी सरपंच आकर कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों को खुद की सच्चाई साबित करनी होगी, असली चोरों को पकड़कर। और इसके लिए मैं तुम्हें 7 दिनों की मोहलत देता हूँ। अगर 7 दिनों के अंदर तुमने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो उसके बाद मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब तो रोहन और सुंदर के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी थी। दोनों मिलकर गांव के बाहर जाने लगते हैं। तब गांव वाले उन्हें गांव भी छोड़ने नहीं देते। दोनों बड़े परेशान थे। वो जंगल की तरफ जाते हैं। एक जगह पर बैठकर रोहन कहता है, अरे सुंदर, हमने तो कुछ भी नहीं किया और फिर भी मुसीबत में फंस गए। अब हम उस चोर को कैसे पकड़ेंगे? अरे, आज पता चला कि काम न करने वाले लोगों की तरफ बाकी के लोग किस नजर से देखते हैं। देखो ना, हमें ही चोर बना दिया। आज तक चोरों के आम तक नहीं खाए और आज इतना बड़ा हम पर आरोप लग गया। वो दोनों अपनी अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि तभी उन दोनों को जमीन के ऊपर एक दरवाजा दिखाई देता है। वो दोनों उस दरवाजे के पास जाते हैं। दरवाजा उठाकर वो अंडरग्राउंड में जाते हैं। वो देखते ही देखते एक बड़ी सी टनल में चले जाते हैं। टनल से आगे बढ़ते हुए कुछ जगह पर गांव वालों के नाम लिखे होते हैं, जैसे कि जमींदार का घर, सरपंच का घर। ये सब देखकर रोहन और सुंदर दोनों भी टनल घूमते घूमते एक जगह पर पहुंच जाते हैं। अरे रोहन, ये सुरंग जंगल से लेकर हमारे गांव तक चली जाती है। आज पता चला कि हमारा गांव एक सुरंग के ऊपर बसा है। चोर इसी बात का फायदा उठाकर गांव में चोरी कर रहा है। चलो हम ये बात गांव वालों को बताते हैं। अरे लेकिन बिना सबूत के गांव वालों को बताएंगे तो वो उल्टा हम पर ही शक करेंगे। ये अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल मिल गई, पर असली चोर तो अभी भी छुपा है। पहले हमें उसे पकड़ना होगा। ये सोचकर वो दोनों उस रात उसी टनल में छुप कर रहते हैं। रात हो जाती है। तब मदन नाम का चोर वहाँ आता है। उस रात वो जमींदार के घर चोरी करने वाला था। तब सुंदर और रोहन उनको पकड़ लेते हैं और मार मार कर उन्हें टनल में ही बांध कर रखते हैं। रोहन तुरंत सरपंच और बाकी लोगों को वहाँ बुला लेता है। तब मदन को खूब पीटा जाता है और वो सारी सच्चाई बोलने लगते हैं। अरे रुको, मैं बताता हूँ। यहाँ पहले छोटी सी ही सुरंग थी, पर हमने चोरी के लिए सुरंग को बड़ा कर दिया ताकि हम चोरी करके सारा माल यहाँ छुपा सके और किसी के हाथ भी ना आए। ऐसा कहकर मदन गांव वालों को उनका चुराया हुआ सारा माल वापस कर देता है। गांव वाले मिलकर मदन को पुलिस के हवाले कर देते हैं।
और फिर से कोई उस अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल का दुरुपयोग ना करे इसलिए उसे बुझा देते हैं। गांव वाले रोहन और सुंदर से माफी मांगकर उनका धन्यवाद करते हैं। भगवती गाय। बिरजू का दूध बेचने का व्यापार था। वो बहुत ही लालची और कंजूस भी था। उसके पास 2 गाय थी, एक सीता और दूसरी गीता। इस बार सीता माँ बनने वाली थी, पर सीता की तरफ बिरजू ध्यान ही नहीं दे रहा था। ये सब देखकर उसकी बीवी रीमा उसे कहती है, सुनिए जी, अपनी सीता इतनी मुरझाई हुई क्यों दिखाई दे रही है? आप इसे खाना तो सही समय से दे रहे हो ना? अरे मेरे पास समय नहीं है उसकी खातिरदारी करने के लिए। मेरा सारा ध्यान तो गीता पर है, क्योंकि वही ज्यादा दूध देती है। सीता तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही। वाह, तुम्हारे इस लालची स्वभाव का मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। कम से कम ये बात तो ध्यान में रखो कि सीता गर्भवती है, उसे ज्यादा खाने की जरूरत है। आज इसे हमने अच्छा खाना दिया तो कल जाके इसका बछड़ा तंदुरुस्त पैदा होगा। हाँ, तो तब उसकी भी अच्छी खातिरदारी करूंगा। बस अब मुझसे कोई उम्मीद मत रख, समझी कि नहीं? इस तरह बिरजू गीता को ही घास खिलाता है और वहाँ से चला जाता है। रीमा खुद जाकर जंगल से सीता के लिए हरी भरी घास लेकर आती है और उसे खिलाती है। तब रीमा ही सीता का ध्यान रखने लगती है, उसे समय रहते खाने पीने को देती है। तब वो सीता से कहती है, देखो सीता, तुम अपने मालिक को माफ कर दो, वो ऐसे ही है, पर मैं हूँ ना तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखने के लिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गीता भी कम दूध देने लगी थी। बिरजू गीता के तरफ भी अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा था। उसे 2-3 दिन से वो खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है, जिस वजह से गीता बीमार होते जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर रीमा बिरजू से कहती है, अरे आप में जरा सी भी इंसानियत है कि नहीं है? अब बेचारी गीता को भी भूखा रख रहे हो, वो भूख के मारे बीमार हो रही है। आप ना उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ, उसके अच्छी दवा और खाने का इंतजाम करो। अरे तो अब मैं क्या करूँ? कहाँ से पैसे लाऊं इनके खाने के लिए, इलाज के लिए? इधर कमाई कम है और तुम हो कि खर्चा करने के लिए कह रही हो। ये सब मुझसे नहीं होगा। ऐसा कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। रीमा को बहुत ही बुरा लगता है। रीमा सीता और गीता को बराबर करके घास खाने के लिए देती है और सोचती है, हे भगवान, इनका लालच तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अपने लालच के चक्कर में वो बेचारे जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब खुद भूखे रहेंगे तो ही दूसरों की भूख के बारे में जान पाएंगे। रीमा बिरजू को सबक सिखाने के लिए बीमार होने का नाटक करती है और घर में खाना बनाना बंद कर देती है। तब भूखा बिरजू रीमा से कहता है, अरे रीमा, आज कुछ खाने के लिए बनाया है या नहीं, या फिर आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा? यहाँ मैं 2 दिन से बीमार हूँ और तुम हो कि अपने खाने की बात कर रहे हो। इतना ही है तो खुद खाना बनाओ और खाओ, मुझे मत बताओ। बिरजू ये सुनते ही गुस्से से घर के बाहर निकल जाता है। वो जंगल की तरफ जाने लगता है। बिरजू को ऐसे सीता देख लेती है। गर्मी और भूख के मारे बिरजू को चक्कर आने लगते हैं और वो पटरी पर ही गिर जाता है। उधर सीता को जैसे ही इस बात की भनक लगती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी ये आवाज रीमा सुन लेती है। अरे ये सीता को क्या हुआ? मैंने तो उसे अभी अभी खाना दिया था, फिर ये इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? बिरजू पटरी पर ही गिरा हुआ था। अब ट्रेन के आने की आवाज भी आने लगती है। सीता और भी बेचैन हो जाती है। वो रस्सी से बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से रस्सी को तोड़ देती है और भागते हुए पटरी के पास जाती है। उसे भागते हुए भी रीमा देख लेती है और सोचती है, अरे सीता ऐसी हालत में क्यों भाग रही हो? क्या हुआ? अरे रुक तो सीता, रुक। ऐसे कहते हुए रीमा भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। सीता पटरी पर बिरजू को देखकर उसे अपने सर से बाजू में करने लगती है, लेकिन इसमें वो ही उस पटरी पर फंस जाती है। ट्रेन अब उसके पास आ रही थी। पीछे से रीमा वहां आकर सीता को उठाती है और ट्रेन वहां से झट से चली जाती है। तब रीमा कहती है, सीता, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? रीमा डरते हुए सीता को देखती है और उससे प्यार करती है। बेहोश पड़े बिरजू पर वो पानी छिड़कती है, तभी उसे होश आता है। तब रीमा उसे सारी बात बताती है कि किस तरह सीता ने उसकी जान बचाई
तब जाके बिरजू की अकल ठिकाने आती है और वो कहता है, अरे मुझे माफ कर दो सीता, मैं लालच में तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था, लेकिन आज देखो इतना होने पर भी तुम्ही ने मेरी जान बचाई। इस तरह से गर्भवती सीता अपनी जान की परवाह ना करते हुए बिरजू की जान बचाती है। उस दिन के बाद से बिरजू सीता और गीता का अच्छे से ध्यान रखने लगता है।